हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पर आपका स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि 12th बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको 100 मार्क्स से स्कोर करना है तो उसमें ये 5 से 10 नंबर का आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें भी अगर आप पीछे रह गए तो आप स्कोर ज़्यादा करने से कुछ पीछे रह जाएंगे। तो उस हिसाब से और 12th के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले दोस्तों इसमें जानना होगा फंक्शन। फंक्शन उसको बोलते हैं जिसका कि दो डोमेन में से एक जो एलिमेंट है उसका दो इमेज नहीं बनना चाहिए, एक ही एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए, उसको बोलते हैं फंक्शन, जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंक्शन के बारे में तो पता है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो 11th में जैसा हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों हैं? क्योंकि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके हर एक एंगल के लिए एक वैल्यू होता है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और जैसा कि आपको पता है, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है तो उसके लिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मतलब उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब हम अच्छे से समझेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वही हुआ, मतलब जितने सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब आते हैं इन्वर्स। अगर किसी भी फंक्शन को इन्वर्स अगर करना है, मतलब उसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले वो फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए। जैसा कि रिलेशन ऑफ फंक्शन में 11th क्लास में पढ़ाया गया है कि अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले वो फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए। जैसे कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अगर इसका हमको इन्वर्स निकालना है तो इसके लिए फंक्शन सबसे पहले इन्वर्टिबल होना चाहिए। और इन्वर्टिबल होने का कंडीशन क्या है? इन्वर्टिबल होने का कंडीशन है सबसे पहला कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए और 1 2 ऑन टू होना चाहिए, जिसको कि हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जो कि हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, मतलब कि बाइजेक्टिव होगा, तो वही फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और उसी का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए और इन्वर्टिबल होना चाहिए, तब उसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। अब आते हैं एग्जांपल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, और ये सब जितने भी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, क्योंकि हर एक एंगल के लिए एक पार्टिकुलर वैल्यू मिलता है, तो इसलिए ये सारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब आपको बताते हैं कि ये इनका इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हमारे पुराने मैथमेटिशियंस ने कुछ कंडीशंस दे के बनाया है कि तब हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमको पहले समझना होगा बाइजेक्टिव है क्या और उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, तब जाके इन्वर्स निकलेगा। तो जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अगर हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, सबसे पहले 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2, 2π, 5π/2। इधर भी ले लेते हैं निगेटिव में, -π/2 और पाई। तो साइन का जो ग्राफ होता है -1 से 1 के बीच में होता है, तो हम लोग पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं।
इस साइड भी वैसे ही। हाँ, तो ये हुआ हमारा साइन एक्स का ग्राफ। अब जैसे कि मैंने बोला 1 1, तो 1 1 का क्या कंडीशन होता है कि डोमेन के एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए रेंज में, उस फंक्शन को बोला जाता है 1 1 फंक्शन। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे 2x के वैल्यू के लिए एक ही आ रहा है वैल्यू y पर साइन x का, अगर जैसे हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो दो ये डोमेन में इसके दो ये वैल्यूज हैं और जिसका कि एक ही आ रहा है वैल्यू y का, तो इसका मतलब कि ये हमारा 1 1 तो नहीं हुआ। हाँ, ऑन टू है हमारा ये फंक्शन, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक एंगल आएगा ही आएगा। कोई भी एक हम लेंगे एंगल, जैसे कोई भी यहाँ x में लेंगे, कोई भी y पे एंगल लेंगे तो उसका x में कोई ना कोई एक वैल्यू आएगा, तो ऑन टू है मतलब हर एक रेंज के लिए डोमेन में है। जैसे हम लोग ये ले लेते हैं डोमेन और एक ले लेते हैं रेंज। डोमेन में हमारा हो गया 0 -π/2 पाई +π/2 पाई, यहाँ हमारा -1 से 1 तक होता है, बीच में 0 होगा, -0.5 होगा, +0.5 होगा, 1/√2 होगा, मतलब जितने भी वैल्यू होंगे इसमें होंगे। तो अब क्या देखते हैं कि हमारा जैसे ये पाई है और अगर आगे तक लेते हैं इसको तो यहाँ पे फिर 3π/2, 2π, 5π/2। तो जैसे अब 1 है तो π/2 पर भी 1 होगा और 5π/2 पर भी 1 होगा, तो मतलब दो फंक्शन के लिए एक ही इमेज आ गया। तो ये हमारा 1 1 तो नहीं हुआ, 1 1 में सिर्फ सिंगल रहना चाहिए, तो 1 1 तो नहीं हुआ। हाँ, ऑन टू है क्योंकि इसके हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक एंगल आएगा ही आएगा, तो मतलब कि हमारा फंक्शन ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। तो इसका मतलब कि बाइजेक्टिव भी नहीं हुआ, और बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इन्वर्टिबल भी नहीं हुआ, अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। तो अगर इन्वर्टिबल नहीं हुआ तो इसका इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हमको तो पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन है ही नहीं इन्वर्टिबल, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए पुराने मैथमेटिशियंस ने कुछ कंडीशंस दी हैं, जिन कंडीशंस के अंदर ही हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हैं, उस कंडीशन के बाहर नहीं जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को बताते हैं, तो हम लोग अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम लोग पढ़े थे 11th में, ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन और रेंज, तो एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, डोमेन है और रेंज है। साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। जैसे साइन एक्स का डोमेन होता है हमारा पूरा रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब आपको लगेगा कि ये तो एंगल होता है तो फिर हम इसको रियल नंबर कैसे बोल सकते हैं? तो जो नंबर लाइन होता है तो उस पर जितने सारे नंबर्स हैं और एंगल जो रेडियन में होता है वो दोनों सेम है, मतलब हम वो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला रियल नंबर। जो साइन एक्स का डोमेन है वो हमारा पूरा रियल नंबर है। और रेंज क्या होता है इसका? -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, मतलब इसकी साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। उसी तरह कॉस एक्स का भी रेंज होता है रियल नंबर और डोमेन होता है, और रेंज होता है -1 से 1। टेन एक्स का रेंज, टेन एक्स जैसे कि हमारा होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कोई भी एग्जिस्ट करने के लिए उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कि हमारा कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो टेन एक्स का जो हमारा डोमेन होगा वो सारा रियल नंबर होगा, और कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉस थीटा कब 0 नहीं होता है? पाई के ऑड मल्टीपल पर, तो वो सारे वैल्यू को इसमें से हम लोग निकाल देंगे। तो r - 2n+1 π/2 इन वैल्यू पर कॉस 0 होता है, तो ये सारे वैल्यू को इस रियल नंबर में से निकाल देंगे। तो ये हमारा डोमेन हो गया 10 का, और इसका रेंज क्या होता है? पूरा रियल नंबर, ये होता है 10 का। उसी तरह कॉट का, तो कॉट का भी सारा रियल नंबर, और जहाँ पे साइन 0 होगा वो वैल्यू को हटा देना है। तो साइन कहाँ 0 होता है? n पाई पर,
तो इसमें से n को मतलब n पाई को निकाल देना है, उसके बाद सारा रियल नंबर इसका डोमेन होगा। जहाँ n क्या है आपका, n बिलोंग्स टू z, यहाँ भी n बिलोंग्स टू z, और इसका भी जो रेंज है वो हमारा पूरा रियल नंबर है। सेक का सेक 1/cos होता है, तो वही सारा रियल नंबर और माइनस जहाँ पे cos 0 होगा वो हटा देंगे, ये हमारा हो गया। और सेक का जो रेंज होता है वो हमारा होता है पूरा रियल नंबर, और जिसमें से कि -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं होता है इसके रेंज में। और कोसेक एक्स में r माइनस n पाई, और इसका भी रेंज होता है पूरा रियल नंबर, जिसमें से -1 से 1 को हटा देते हैं। तो ये हम पढ़े थे 11th क्लास में, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का था। अब हमको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको पता है जैसे कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता नहीं है, ये सारा तो एग्जिस्ट करता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो जैसे कि हमको जहाँ तक अगर थोड़ा बहुत भी पता है, जैसे हम लोग बोलते हैं साइन इन्वर्स एक्स, तो ये जो है ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता नहीं है। अब आपको लगेगा कि जब ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता नहीं है तो फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसको बनाया गया है, कुछ कंडीशंस दे के इसको बनाया गया है, तब जाके ये साइन इन्वर्स एक्स और ये जितने भी हैं इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब उसको कैसे बनाया गया है तो वो आपको बताते हैं, उसको कैसे बनाया गया है। तो अब सबसे पहले हम साइन का इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स ऑफ साइन। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जैसे कि साइन मेनी वन है तो सबसे पहले हमको इसको 1 1 बनाना होगा। ऑन टू तो पहले से ही है, अगर इसको हम 1 1 बना देते हैं तो 1 1 प्लस ऑन टू हो जाएगा, तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल होगा, तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो साइन का ग्राफ है उसको देख लेते हैं। -π/2 π/2 ये हुआ हमारा साइन का ग्राफ, ये हो गया 1, ये -1, और ऐसे ही जाएगा इसका। तो ये हुआ साइन का ग्राफ। अभी तो ये मेनी वन फंक्शन है, जैसे दो वैल्यू के लिए एक ही आएगा वैल्यू, अगर कोई भी दो वैल्यू हम लोग लेते हैं ग्राफ पर तो दो वैल्यू के लिए एक ही आ जाएगा इमेज रेंज में। तो अभी तो ये मेनी वन फंक्शन है, तो अब इसको हम लोगों को बनाना है 1 1 फंक्शन, जिसका मतलब डोमेन के एक वैल्यू के लिए रेंज का भी एक ही वैल्यू है, उसको बोला जाता है 1 1 फंक्शन। तो अभी हम लोगों को बनाना है इसको 1 1 फंक्शन। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं रेंज -π/2 से π/2, इतना रेंज लेते हैं हम लोग साइन के इन्वर्स के लिए, इतना रेंज लेते हैं -π/2 से π/2। अब आप लोगों को लगेगा कि क्यों हम यहीं ले -π/2 से π/2, हम लोग ये भी ले सकते हैं π/2 से 3π/2, या इधर भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं -π/2 से π/2। इसका रीजन है कि जो मतलब हम लोगों को वैल्यू ऐसा लेना है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज हो। मतलब एक तरह से अगर इन्वर्स का बात होता है तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल रेंज, जो कि पुराने मैथमेटिशियंस ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि हम लोग को लेना है -π/2 से π/2 ही लेना है, और यही जो है वो साइन इन्वर्स का प्रिंसिपल रेंज है। अब इस रेंज में आप देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन 1 1 है, क्योंकि अब कोई भी अगर एक वैल्यू लेंगे हम लोग x पर तो उसका एक ही इमेज आएगा y पर, और यहाँ x1 लेते हैं तो यहाँ y1 आएगा, एक ही आएगा। अब इस y1 के लिए और कोई दूसरा वैल्यू हम लोग को नहीं मिलेगा, इतने रेंज में सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में। अब हमारा ये क्या हो गया फंक्शन 1 1, और ऑन टू तो पहले से था ही साइन, तो अब हमारा ये फंक्शन -π/2 से π/2 तक 1 1 प्लस ऑन टू हो गया। इसका मतलब कि अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। अब हम इसका इन्वर्स
निकाल सकते हैं। तो अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए जो कंडीशन बनता है वो कंडीशन देखिए। साइन जैसे कि पहले से जो था वो रियल नंबर से था और इसका रेंज था -1 से 1। अब हम लोगों ने जो कंडीशन लगाया, पहले तो इसका ये डोमेन पूरा रियल नंबर था, लेकिन हम लोगों ने जो नया कंडीशन दिया, मतलब कि जो हमारे मैथमेटिशियंस ने नया कंडीशन दिया वो क्या दिया कि -π/2 से अगर π/2 तक लेते हैं तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन होगा। तो जो नया हमारा आया, अभी तक तो ये sin x = sin y था = y, जो कि मेनी वन और ऑन टू था, तो बाइजेक्टिव नहीं था। अब जो नया कंडीशन आया वो क्या आया कि -π/2 से अगर हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इतना तक ही, -1 से 1, तो इसमें हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया और ऑन टू हो गया। इसका मतलब कि अब इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका जो इसका नया डोमेन और रेंज क्या लिख सकते हैं। अब हमारा जो डोमेन हो गया वो हो गया sin -1 से 1 -π/2 से π/2। अब इसमें साइन इनवर्स y = x हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अगर हम लोग इसको इतना लिमिट कर देते हैं तो अब ये नया फंक्शन एक एग्जिस्ट करेगा जिसका कि डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स y = x। अब ये हमारा जो हुआ साइन का इनवर्स निकल गया। तो कब निकला, जब हम लोगों ने कंडीशन क्या दिया कि हमारा जो डोमेन होगा वो -π/2 से π/2 होगा और रेंज इसका क्या होगा, डोमेन -1 से 1 होगा और रेंज होगा -π/2 से π/2। तब जाके अब हो जाएगा ये फंक्शन इन्वर्टिबल। तो जो नया हमारा मिला साइन इनवर्स x, इसका नया डोमेन क्या मिला, -1 से 1 और इसका रेंज क्या मिला, -π/2 से π/2। अब ये हमारा हो गया इनवर्स, साइन इनवर्स x। अब जो नेक्स्ट है कॉस इनवर्स x, तो अब कॉस इनवर्स x देखेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ कॉस। तो सबसे पहले कॉस का ग्राफ बनाते हैं। कॉस का ग्राफ होगा ऐसा हमारा, ये हुआ कॉस का ग्राफ। ये हुआ हमारा कॉस का ग्राफ 1 और ये हुआ -1। अब जो इसमें डिसाइड किया गया है प्रिंसिपल रेंज हमारे मैथमेटिशियंस के द्वारा, वो प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई तक। 0 से पाई तक ये हमारा डिसाइड किया गया है कॉस का प्रिंसिपल रेंज। अब देख सकते हैं जैसा कि आप लोग, ये 0 से पाई तक के बीच में ये हमारा 1 हो गया, क्योंकि अगर हम लोग x पे कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसका एक ही वैल्यू आएगा y पे। अगर x1 कोई भी लेते हैं तो y1 एक ही आएगा। इसके अलावा इस y1 के लिए अब कोई दूसरा x नहीं मिलेगा। मतलब कि ये हमारा फंक्शन 1 हो गया और कॉस ऑन टू पहले से था ही, तो अब ये हमारा हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव हो गया तो हम लोग इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसका जो कंडीशंस बना वो कंडीशंस क्या बना, कॉस जो पहले से था इसका डोमेन रियल नंबर था, रेंज -1 से 1 हुआ। तब तक ये 1 नहीं था, मेनी वन ऑन टू था, इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं था। जब इसमें हम लोग कंडीशन लाएं कि कॉस जो है हमारा, अगर हम लोग 0 से पाई तक लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट मतलब 0 और पाई इंक्लूडेड है, तब ये जो है -1 से 1 में 1 फंक्शन हो गया। इसका मतलब कि अब cos x = y जो है बाइजेक्टिव हो गया।
तो जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो अब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कॉस इनवर्स, जैसा कि हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शन में पढ़ा है। तो अब जब ये cos x इज इक्वल टू वाई बाइजेक्टिव हो चुका है तब अब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो इसका इन्वर्स होगा। उसका कंडीशन क्या होगा कि इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और इसका रेंज हो जाएगा 0 से पाई। अब जो है ये cos इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा हो गया cos इनवर्स। तो अब इसका हमारा कंडीशन क्या आया, दूसरा कंडीशन cos इनवर्स x का, इसका भी डोमेन हमारा -1 से 1 और हम लोग रेंज नहीं बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल रेंज, क्योंकि हम ये जो रेंज लिए हैं ये तो कहीं और भी हो सकता है। अगर कोई भी अगर इतना रेंज अगर आगे भी ले तो उसमें भी 1 1 होगा, तो इसका रेंज अब तो बहुत सारा हो गया। तो जब इनवर्स के केस में हम लोग रेंज नहीं प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, तो इसका प्रिंसिपल रेंज क्या हो गया 0 से पाई। ये हो गया हमारा कॉस का। अब अगला देखेंगे हम लोग टेन का। टेन का कैसे होता है, टेन इनवर्स। तो अब देखते हैं इनवर्स ऑफ टेन। टेन का इनवर्स निकालना है तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, सबसे पहले ग्राफ देखेंगे टेन का ग्राफ। टेन 90 डिग्री पे इनफाइनाइट होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, पाई/2 पाई, यहाँ हुआ -पाई/2 पाई। टेन का हमारा ग्राफ होता है इसी तरह से, इधर होगा ये वो हमारा इनफाइनाइट इसका जाता है, रेंज पूरा रियल नंबर होता है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये जो टेन है, अगर कोई भी हम इंटरवल लेते हैं जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो टेन है ये 1 1 है इस रेंज में। सिर्फ इस रेंज की अगर हम बात करें या इस रेंज की, तो सिर्फ इस रेंज में ये जो है 1 1 है। लेकिन हम लोग जो पूरा टेन है उसको तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर पूरे टेन की बात करेंगे तो इसके लिए एक y के लिए एक यहाँ भी वैल्यू आ जाएगा, फिर एक यहाँ भी वैल्यू आ जाएगा। तो पूरे टेन को नहीं बोल सकते हैं कि 1 1 है और मैनी 1 नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे सिर्फ -पाई/2 से पाई/2 के बीच की, तब हम बोल सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि इसमें हमारे एक वैल्यू के लिए y1 के लिए एक ही x1 मिलेगा। तो इस रेंज में हम बोल सकते हैं कि टेन जो है वो 1 1 फंक्शन है। तो जैसे टेन का हमारा पहले था कंडीशन, जो डोमेन था रियल नंबर था, इसमें से हम लोग माइनस किए थे 2n + 1 पाई/2 और इसका जो रेंज था वो पूरा हमारा रियल नंबर था। अब हम लोग जो नया कंडीशन लेकर आए हैं वो नया कंडीशन क्या लेकर आए हैं टेन का, कि अब इसको हम लोग करेंगे -पाई/2 से पाई/2 तक, लेकिन ओपन ब्रैकेट। -पाई/2 और पाई/2 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उस पर इसका वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे -पाई/2 से पाई/2 ओपन ब्रैकेट, क्लोज नहीं है क्योंकि ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तब ये जो हुआ इसका रेंज पूरा रियल नंबर है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू वाई इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स फंक्शन, जिसका कि अब हमारा क्या हो जाएगा रेंज tan इनवर्स। हमारा ये जो कंडीशन हुआ तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसका डोमेन आएगा वो हो जाएगा पूरा रियल नंबर, और जो इसका रेंज हो जाएगा वो -पाई/2 से पाई/2 ओपन ब्रैकेट। ये हो जाएगा अब ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -पाई/2 और पाई/2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारा अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा जो नया कंडीशन मिला tan के लिए वो हुआ tan इनवर्स x का डोमेन हो गया R और इसका रेंज हो गया, इसका रेंज हो गया -पाई/2 से पाई/2।
ये वो हमारा tan इनवर्स फंक्शन। इसी तरह आप कोसेक एक्स का, सेक एक्स का, कॉट एक्स का तीनों का निकाल सकते हैं डोमेन और रेंज, जो कि मैं आपको लिखा देता हूँ अच्छे से पूरा एक टेबल बना के। तो हम लोग देख लेते हैं पूरे टेबल में इनवर्स फंक्शंस के डोमेन और रेंज। ये हमारा हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। अब इधर हो गया हमारे फंक्शन। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्या था, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा डोमेन आया था वो था -1 से 1 क्लोज, और रेंज था -π/2 से π/2। कॉस का था कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1, और रेंज नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल रेंज। हाँ, इसके इन्वर्स के कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल रेंज। कॉस का प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स का डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर, और इसका रेंज -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर, और इसका रेंज आएगा आपको 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। क्यों आएगा? क्योंकि 0 और पाई पे जो कॉट होता है वो अनडिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है, इसलिए इसका रेंज आएगा 0 से पाई। अब हमारा आया सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होता है डोमेन रियल नंबर, जिसमें से -1 और 1 हटा देते हैं, और इसका जो रेंज आता है हमारा वो होता है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट और माइनस। सेक कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? 90 डिग्री पर, मतलब π/2 पर। तो इसके रेंज से वो π/2 को सिर्फ हम लोग हटा देते हैं, π/2 को। और उसी तरह कोसेक इनवर्स एक्स में डोमेन हो जाएगा रियल नंबर में से -1 और 1 को हटा देंगे, और इसका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट माइनस। कोसेक मतलब कि 1/sin, तो 1/sin कहाँ 0 होता है? 0 डिग्री पर वहाँ, और तो ये कोसेक 0 डिग्री पर अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसके रेंज में से 0 को हटा देते हैं। तो ये हमारा होगा पूरा इन्वर्स का डोमेन और रेंज। और एक बात याद रखिएगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितने भी क्वेश्चन बनाइएगा वो सारे रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो प्रिंसिपल रेंज को ही लेके सॉल्व होते हैं। डोमेन से कुछ खास मतलब होता नहीं है क्वेश्चंस सॉल्व करने में। तो जो रेंज होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आगे भी अगर आप क्वेश्चंस बनाइएगा तो उसमें रेंज काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो जो रेंज है हम लोगों को वो याद कर लेना है। बाकी एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चंस है, लेकिन अगर जो कुछ साइड बुक्स हैं जिसको अगर आप बनाएंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, उसमें उसके लिए आपको प्रिंसिपल रेंज का बहुत इंपॉर्टेंस होगा, इसलिए रेंज को आप जरूर याद कीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, ये रहा आज का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।